चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मामले की गहराई में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 1990 की एक ऐसी खौफनाक घटना को डिकोड करेंगे जिसे सालों तक दबा कर रखा गया। जरा सोचिए, साल 1990 सोनीपत और पानीपत के बीच बसा एक बिल्कुल सुनसान फार्म हाउस। बाहर से एकदम शांत दिखने वाली ये जगह अंदर से किसी भयंकर दुस्वप्न से कम नहीं थी। और यकीन मानिए, ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जो सच में रोंगटे खड़े कर देगा। अब आम तौर पर जब भी हम किसी सुनसान फार्म हाउस और वहां होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? भूत प्रेत, राइट? लेकिन इस कहानी का सच कुछ और ही है। हम यहाँ जिस बुराई का सामना करने वाले हैं ना, वो किसी भी अदृश्य साए या भूत से कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि ये राक्षस हमारी अपनी जानी पहचानी दुनिया से ही निकला है, एकदम असली इंसानी राक्षस। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, हरियाणा फार्म हाउस रहस्य और इस एकांत में रची गई एक खौफनाक साजिश। अब इस स्लाइड में जो जानकारी है वो बहुत दिलचस्प है। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें इन मुख्य किरदारों को समझना होगा। सबसे पहले हैं राघव मलिक, जो दिल्ली के एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन हैं, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दिल के मरीज भी हैं। फिर है उनकी पत्नी मोहिनी, और इसके बाद आता है राजू। राजू पिछले 10 सालों से इस सुनसान फार्म हाउस का केयरटेकर है। 10 साल मतलब एक इंसान की वफादारी पर सवाल उठाने का कोई कारण ही नहीं बचता, है ना? और यही अटूट विश्वास इस कहानी को आगे चलकर इतना भयानक बना देता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राघव को बिजली विभाग से एक नोटिस मिलता है। नोटिस में लिखा था कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक इलाके की बिजली पूरी तरह से गुल रहेगी। तो राघव क्या करता है? वो तुरंत अपने भरोसेमंद राजू को शहर भेज देता है ताकि वो इमरजेंसी लाइट्स और कुछ जरूरी सामान का इंतजाम कर सके। बस यही वो पल था जब उस सुनसान फार्म हाउस में एक डरावने अकेलेपन और खौफ की नींव रख दी गई। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ, खौफ की एक रात और अंधेरे का भयानक साया। सूरज ढलते ही इस कहानी का माहौल एकदम बदल जाता है। शहर से वापस लौटने के बाद राजू सीधा राघव को फोन लगाता है, और उसकी आवाज में खौफ साफ महसूस हो रहा था। वो कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है मानो उसकी मौत उसके ठीक सामने खड़ी है। वो बताता है कि फार्म हाउस में कोई अदृश्य साया है, कोई खिड़की से झांककर लगातार हंस रहा है, और अंधेरे में एक बिना सिर वाली औरत खड़ी है। सोचिए, राजू इतना डरा हुआ था कि उसकी बातें सुनकर राघव जैसे दिल के मरीज की भी घबराहट से हालत खराब होने लगती है। चलिए देखते हैं कि इसके बाद हालात कैसे बद से बदतर होते चले गए। शाम 5:30 बजे राघव खुद फार्म हाउस पहुंचता है, लेकिन गेट पर हमेशा स्वागत करने वाला राजू गायब था। सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। फिर शाम 6 बजे राजू तबेले के अंदर मिलता है, एकदम डरा हुआ, बुरी तरह कांपता हुआ। रात 8:30 बजे तो हद्दी हो जाती है। राघव को खुद उस खाली हॉल में किसी के चलने की और कांच टूटने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। और फिर ठीक 9 बजे, जैसा कि चेतावनी में था, फार्म हाउस घने भयानक अंधेरे में डूब जाता है। घना अंधेरा, और तभी राघव को किचन में एक परछाई का एहसास होता है। जैसे ही वो मुड़ता है, उसके ठीक सामने कोई खड़ा था। एक तो पहले से ही वो दिल का मरीज था, ऊपर से इस खौफनाक मंजर ने उसे वहीं बेहोश कर दिया। जब काफी घंटों बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वो ठंडी जमीन पर पड़ा था। वो अपनी घड़ी देखता है। रात के 2:50 हो रहे थे, यानी बिजली वापस आने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। और तभी उस सन्नाटे में उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। यहां से शुरू होता है अध्याय 3, इंसानी राक्षस और लालच की एक बेहद खौफनाक साजिश। अब यहां से कहानी एक सुपरनैचुरल थ्रिलर से निकलकर सीधे एक रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्रू क्राइम में बदल जाती है, क्योंकि जमीन पर पड़े राघव के कानों में राजू की आवाज पड़ती है। राजू फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो कह रहा था, मैडम, मैं उन्हें सिर्फ बेहोश ही कर पाया, उन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ा। क्या मैं उन्हें पास वाले खेत में दफना दूं? ये शब्द सुनते ही राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब कोई भूत था ही नहीं, वो 10 साल से वफादार राजू ही था जिसने ये सारा खौफनाक जाल बिछाया था ताकि राघव डर के मारे हार्ट अटैक से मर जाए। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे हमारे दिमाग के साथ खेल खेला गया। एक तरफ तो वो फेक हॉन्टिंग थी, यानी बिना सिर वाली औरत, अजीब सी हंसी और केयरटेकर के डरने का नाटक, और दूसरी तरफ थी रोंगटे खड़े कर देने वाली असली सच्चाई,
राघव की ही पत्नी ने प्रॉपर्टी के सिर्फ 5% हिस्से का लालच देकर राजू के साथ मिलकर एक नकली हार्ट अटैक की ये पूरी साजिश रची थी। ये पूरा का पूरा भूतिया खेल महज एक इंसान के लालच की उपज था। चलिए अब देखते हैं अध्याय 4, मौत का शतरंज, जहां सत्ता का पूरा खेल पलट जाता है। जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं, बिजली वापस आ जाती है, फार्म हाउस रोशन होता है और इसके साथ ही सत्ता का संतुलन पूरी तरह पलट जाता है। जो राघव अब तक शिकार था, वो अब शिकारी बन चुका था। यहाँ मोहरों को समझना बहुत जरूरी है। राजू क्या था? सिर्फ एक प्यादा जो चुपचाप ऑर्डर्स मान रहा था। रानी थी मोहिनी, जो पैसों के लालच में इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रही थी। और राजा था राघव, जो चारों तरफ से घिरने के बाद भी मजबूती से अपनी जगह पर खड़ा था। और शतरंज का एक सीधा सा नियम है, जब तक राजा बोर्ड पर है, खेल खत्म नहीं होता। राघव ने तुरंत एक चाकू उठाया और सीधे राजू की गर्दन पर रख दिया। फिर उसने मोहिनी को फोन मिलवाकर स्पीकर पर डाला। फोन पर मोहिनी को यही लग रहा था कि राघव का काम तमाम हो चुका है, लेकिन तभी राघव की आवाज गूंजती है। वो मोहिनी को तुरंत फार्म हाउस आने का हुक्म देता है और इसी बीच वो राजू के सामने बहुत ही ठंडे दिमाग से एक नया ऑफर फेंक देता है। वो कहता है कि मैं तुझे 5% नहीं बल्कि प्रॉपर्टी का 10% हिस्सा दूंगा, लेकिन शर्त बस ये है कि तुझे अपनी वफादारी बदलनी होगी। अब आते हैं अध्याय 5 पर, आखिरी मास्टर स्ट्रोक और एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल देगा। रात का तनाव अब अपने बिल्कुल चरम पर था और सबसे बड़ा दाव खेला जाना अभी बाकी था। करीब 1.5 घंटे के लंबे सफर के बाद मोहिनी फार्म हाउस पहुंचती है। अंदर घुसते ही वो राघव के जिंदा बचने पर उसका मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि खेल पलट चुका है। बिना एक भी पल गवाए राजू अपनी नई डील पूरी करता है और चाकू सीधा मोहिनी के सीने में उतार देता है। मोहिनी वहीं जमीन पर गिर पड़ती है और ठीक उसी पल जब राजू अपने 10% इनाम का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है, राघव एक ऐसा राज खोलता है जिसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। राघव एक बहुत ही ठंडी मुस्कान के साथ राजू से कहता है, अरे मैंने तो ये फार्म हाउस 1 हफ्ते पहले ही बेच दिया है और सारे पैसे मेरे पास सुरक्षित है। ये प्रॉपर्टी अब मेरी है ही नहीं। जरा सोचिए इस बात को। इस खुलासे ने राजू को अंदर तक तोड़कर रख दिया होगा। जिस भारी भरकम लालच में आकर उसने ये खूनी खेल खेला था, वो प्रॉपर्टी असल में वजूद में ही नहीं थी। राजू के हाथों से वो खून से सना चाकू छूटकर जमीन पर गिर जाता है। वो पूरी तरह हताश होकर अपना सिर पकड़ लेता है। उसे उस पल ये भयानक एहसास होता है कि उसने अपने 10 साल का सम्मान, अपनी ईमानदारी और एक वफादारी महज एक छलावे के लिए दांव पर लगा दी। एक ऐसी संपत्ति के हिस्से के लिए उसने खून कर दिया जो थी ही नहीं। ये एक ऐसा कत्ल था जिसका कोई मतलब ही नहीं था, पूरी तरह से व्यर्थ। और यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने अंतिम अध्याय 6 की ओर, लालच की असली कीमत और एक झूठी सामाजिक कहानी। इस भयानक रात के बाद जो हुआ वो हमें लालच की असली कीमत सिखाता है। राघव बिना किसी पछतावे के अपनी गाड़ी निकालता है और खामोशी से दिल्ली लौट जाता है। कुछ दिनों बाद जब ये खबर दुनिया के सामने आती है तो सच्चाई किसी को पता ही नहीं होती। पुलिस और समाज क्या मान बैठते हैं? यही कि राजू और मोहिनी का कोई चक्कर चल रहा था और उसी प्यार और धोखे के चक्कर में राजू ने मोहिनी को मारा और फिर खुद की जान ले ली। राघव ने असली कहानी कभी बाहर आने ही नहीं दी। दुनिया ने इसे क्राइम ऑफ पैशन समझ लिया, जबकि असलियत में ये पूरी तरह से एक क्राइम ऑफ ग्रीड यानी लालच का अपराध था। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे अहम निचोड़ है वो ये है कि लालच बिल्कुल शक्कर की तरह होता है। लिमिट में रहे तो मीठा लगता है, लेकिन अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो सीधा जान ले लेता है। राजू और मोहिनी का जो बेलगाम लालच था उसने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। मोहिनी ने अपनी जान गंवाई और राजू ने अपना ज़मीर और अपना सब कुछ। और इसी के साथ हम अपने इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब हमारे सबसे करीबी और सालों तक वफादार रहने वाले लोग ही ईमानदारी का नकाब ओढ़े हों, तो उन अदृश्य राक्षसों से क्या डरना? शायद इंसान के अंदर छुपा हुआ लालच ही इस दुनिया का सबसे असली और बड़ा राक्षस है ना? इस रहस्य को हमारे साथ गहराई से खंगालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।